पुणे की सर्द सुबह 18 अक्टूबर 2016। समय सुबह के 5:30 बजे। शहर अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था कि केतन हाइट्स सोसाइटी के पास अचानक गूंज उठी एक चीख ने उस खामोशी को चकनाचूर कर दिया। कुछ ही मिनटों में लोग बालकनियों से झांकने लगे, सड़क पर भीड़ जुटने लगी और हवा में डर की एक अजीब सी गंध फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस इतना दिख रहा था, एक महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और एक आदमी उसकी एक्टिवा पर सवार होकर पागलों की तरह वहां से भाग रहा है। यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था, ये एक एकतरफा प्रेम की दीवानगी का अंधा अंजाम था, जहां चाहत ने होश खो दिए और प्यार की जगह ले ली हत्यारी सनक ने। कहानी शुरू होती है उस सुबह से, जहां एक मासूम महिला की जिंदगी खत्म हुई और एक आदमी की पागल मोहब्बत ने उसे कातिल बना दिया। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2016 की सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे। पुणे शहर की केतन हाइट्स सोसाइटी के आसपास हल्की हल्की ठंड और सन्नाटा पसरा हुआ था। रोज की तरह शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन उस सुबह की खामोशी अचानक एक तेज बहस की आवाजों से टूट गई। सोसाइटी की इमारत के नीचे एक एक्टिवा पर बैठी महिला और उसके सामने खड़ा एक पुरुष आपस में झगड़ रहे थे। राह चलते कुछ लोग रुककर देखने लगे। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद पति पत्नी या कोई जान पहचान वाले हों। मगर धीरे धीरे उस आदमी की आवाज तेज होती गई, उसके हाव भाव उग्र होने लगे। माहौल में एक बेचैनी फैल गई। महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी का गुस्सा जैसे काबू से बाहर हो चुका था। तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला और देखते ही देखते चाकू निकाल लिया। लोगों के होश उड़ गए। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने एक्टिवा पर बैठी महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला जोर से चीखी और नीचे गिर पड़ी। अपने बचाव में उसने हाथ पैर मारे, पर हमलावर लगातार वार करता रहा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग दहशत में थे। किसी के पास हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, वो आदमी और भी तेजी से वार करने लगा और फिर उसी महिला की स्कूटी पर बैठकर मौके से फरार हो गया। जमीन पर गिरी महिला बुरी तरह घायल थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। कुछ लोग उसके पास पहुंचे, किसी ने उसका सिर गोद में रखा तो किसी ने पानी देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। तभी एक युवक ने जल्दी से मोबाइल निकाला और कंट्रोल रूम में फोन कर घटना की जानकारी दे दी। घटना अलंकार थाना क्षेत्र की थी, इसलिए कंट्रोल रूम से मिलते ही इसकी सूचना तुरंत अलंकार पुलिस स्टेशन को दे दी गई। खबर मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर BG मिसाल हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और फिर ASI विजय कुमार शिंदे तथा कुछ सिपाहियों की टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब वहां अब भी खून के निशान और दहशत पसरी हुई थी। एक्टिवा थोड़ी दूरी पर गिरी थी और महिला वही जमीन पर पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि घायल महिला ने सलवार सूट पहन रखा था और उसकी उम्र करीब 30 से 31 वर्ष के बीच लग रही थी। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। यह देखकर पुलिस को पहले लगा कि वो शायद अभी जीवित है। बिना कोई समय गंवाए इंस्पेक्टर मिसाल ने आदेश दिया, इसे तुरंत अस्पताल ले चलो। महिला को सावधानी से पुलिस वैन में डाला गया और ससून अस्पताल की ओर दौड़ लगा दी गई। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दुखद शब्दों में बताया, बहुत देर हो चुकी है, महिला की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही सब कुछ पल भर को थम सा गया। इंस्पेक्टर मिसाल ने गहरी सांस ली और फिर अपने स्टाफ के साथ वापस घटनास्थल पर लौट आए। वहां पर जांच अभी भी जारी थी। थोड़ी ही देर में DSP सुधीर हिरेमठ और ASP भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर बारीकी से मुआयना किया। जमीन पर खून के छींटे, चाकू के निशान और आसपास पड़े कपड़ों के टुकड़े, सब कुछ ध्यान से दर्ज किया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। हर निशान, हर सबूत को सावधानी से सील किया गया। फिर अधिकारियों ने खुद भी घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया। जब पूरा निरीक्षण समाप्त हुआ, तो DSP हिरेमठ ने इंस्पेक्टर मिसाल को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आगे की कार्रवाई, संदिग्ध की पहचान
और इलाके की सुरक्षा को लेकर। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी वहां से रवाना हो गए और इंस्पेक्टर मिसाल ने अपनी टीम के साथ केस की अगली कड़ी पर काम शुरू किया। इंस्पेक्टर BG मिसाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटनास्थल से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की। सबूतों का सील पैक, फोटोग्राफी, गवाहों के बयान और क्षेत्र का नक्शा तैयार करवाया। ये सब करने के बाद वे सीधे ससून अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से महिला का शव रखा गया था। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि महिला के शरीर पर कुल 21 घाव थे। इनमें से कई इतने गहरे थे कि अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर मिसाल ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर अपनी टीम के साथ थाने लौट आए। थाने पहुंचते ही उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इस सनसनीखेज वारदात की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद को सौंपी गई। इंस्पेक्टर शिंद ने तुरंत अपनी विशेष जांच टीम बनाई और हत्या के इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। घटनास्थल से मिले सामानों में पुलिस को मृतका का पर्स और मोबाइल फोन मिला था, लेकिन जब फोन की जांच की गई तो पाया गया कि उसके दोनों सिम कार्ड गायब थे, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। हालांकि पर्स में मिले दस्तावेजों की तलाशी के दौरान पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला। उसी के आधार पर महिला की पहचान संभव हो सकी। मृतका का नाम था शुभांगी खटावकर। वो करवे नगर के श्रमिक परिसर गली नंबर 5 की रहने वाली थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि उसके पति का नाम प्रकाश खटावकर है। विजय कुमार शिंद ने देर न करते हुए एक सिपाही को शुभांगी के घर भेजा ताकि परिवार को सूचना दी जा सके। जब सिपाही वहां पहुंचा तो दरवाजा प्रकाश खटावकर ने ही खोला। सिपाही ने गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सारी घटना बताई। आपकी पत्नी पर आज सुबह हमला हुआ था। ये सुनते ही प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने बिना कोई सवाल किए सिपाही के साथ चलने की हामी भर दी। थाने पहुंचने के बाद विजय कुमार शिंद ने उसे अस्पताल ले जाकर शुभांगी की लाश दिखाई। जैसे ही उसकी नजर पत्नी के निर्जीव शरीर पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं सका। जोर जोर से रोने लगा, बार बार उसके नाम पुकारने लगा, शुभांगी, ये क्या कर दिया तूने मुझे छोड़कर। विजय शिंद ने किसी तरह उसे संभाला, पानी दिया और शांत करने की कोशिश की। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रकाश ने भर्राई आवाज में कहा, सर, शुभांगी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ही परिसर में रहने वाले विश्वास कलेकर ने की है। विजय कुमार शिंद ने तुरंत पूछा, कौन है ये विश्वास कलेकर? प्रकाश ने बताया कि विश्वास कलेकर उसी परिसर में रहता था और लंबे समय से शुभांगी से एकतरफा प्रेम करता था। जब शुभांगी ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया तो वो उसे राह चलते परेशान करने लगा था। इस बयान को सुनने के बाद शिंद ने बिना वक्त गवाए विश्वास कलेकर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी। टीम जब उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना के बाद से वो कहीं दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने प्रकाश खटावकर से विश्वास कलेकर का नागपुर वाला पता भी लिया, लेकिन जांच में पता चला कि वो पता झूठा और फर्जी था। विश्वास कलेकर अब पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद ने उसकी तलाश के लिए 2 अलग अलग टीमें गठित की। पहली टीम को नागपुर भेजा गया ताकि प्रकाश खटावकर द्वारा दिए गए पते की गहराई से जांच की जा सके। दूसरी टीम को उस इलाके में भेजा गया जहां विश्वास कलेकर पुणे में रहता और काम करता था। दोनों टीमें अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। पुणे में तैनात दूसरी टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे कुछ नई जानकारियां सामने आने लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि विश्वास नागपुर का नहीं बल्कि कोल्हापुर का रहने वाला है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके खिलाफ राजारामपुरी थाने में पहले से ही हत्या का एक मामला दर्ज था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि वो उस पुराने केस में करीब 1 साल पहले बरी हो चुका था। बरी होने के बाद ही वो पुणे आकर बस गया था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। ये जानकारी इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद के लिए काफी अहम साबित हुई। उन्हें समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का है जो पहले भी हत्या कर चुका था। उन्होंने तुरंत कोल्हापुर का रुख किया और वहां थाना राजारामपुरी पुलिस की मदद ली। दोनों टीमों की संयुक्त कार्रवाई में कुछ ही घंटों के भीतर विश्वास कलेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत पुणे लाया गया और अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया।
ताकि पूछताछ की जा सके। थाने में जब इंस्पेक्टर विजय शिंद और अन्य अधिकारी विश्वास से शुभांगी की हत्या के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। विश्वास ने पहले कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो फर्श पर गिर पड़ा, जमीन पर छटपटाने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर अकड़ने लगा। ये नजारा देखकर पूछताछ कर रहे सभी पुलिसकर्मी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। विश्वास कलेकर फर्श पर तड़प रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर अकड़ा हुआ था। सबको यही लगा कि उसने पूछताछ से बचने के लिए जहर खा लिया है। बिना समय गवाए इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद ने आदेश दिया, उसे तुरंत अस्पताल ले चलो। पुलिसकर्मी उसे वैन में डालकर तेजी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, शरीर से सैंपल लिए और कुछ देर बाद जब उसकी हालत स्थिर हुई तो जांच रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टरों ने बताया कि विश्वास ने जहर नहीं खाया था, बल्कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। यह सुनकर पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। थाने में फैली अफरा तफरी कुछ देर में थम गई। इलाज पूरा होने के बाद विश्वास को फिर से थाने लाया गया। इस बार इंस्पेक्टर विजय शिंद ने रणनीति बदली। पहले जैसी सख्ती नहीं की गई। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया, शांत माहौल, नरम लहजा और विश्वास को बोलने का मौका दिया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वो बोलना शुरू कर दिया। उसने जो बताया वो पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। विश्वास ने कहा, मैंने शुभांगी की हत्या एकतरफा प्रेम में की। उसने बताया कि जब उसकी शुभांगी से पहली बार मुलाकात हुई तो उसने झूठ बोला कि वह भी उसके गांव के पास का रहने वाला है, ताकि उसके करीब जा सके। ये छोटा सा झूठ उसे शुभांगी के घर तक ले आया। धीरे धीरे वो शुभांगी और उसके परिवार में घुल मिल गया, सबका विश्वास जीत लिया। शुभांगी उसे एक परिचित, एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगी। विश्वास ने आगे कहा कि शुभांगी के घर आने जाने के दौरान उसने उससे ये कहकर टिफिन लगवा लिया कि वो दिन भर काम में इतना थक जाता है कि रात को खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। शुभांगी ने उसकी ये बात मान ली और वहीं से उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शुभांगी को विश्वास का टिफिन बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल वो टिफिन सेवा का ही काम करती थी और इसी से उसका घर गुजारा चलता था। इसलिए उसने विश्वास के लिए भी टिफिन बनाना शुरू कर दिया, बिना किसी झिझक के, एक ग्राहक की तरह। समय धीरे धीरे बीतता गया। हर दिन जब शुभांगी उसका टिफिन देने आती तो विश्वास उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहता। वो मुस्कुराकर उससे बातें करता और उसके बनाए खाने की खूब तारीफें करता। तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में घर जैसा लगता है, वो कहा करता था। शुभांगी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो बस हल्के से मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। लेकिन विश्वास ने उसकी उस मुस्कान को सहमति का इशारा समझ लिया। उसके मन में यह भ्रम बैठ गया कि शुभांगी भी उसे पसंद करती है, कि उसके चेहरे की मुस्कान में वही भावना है जो उसके दिल में थी। धीरे धीरे उसका यह भ्रम एकतरफा प्रेम में बदल गया और फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात कह देने का फैसला कर लिया। जब शुभांगी रोज की तरह उसका टिफिन देने आई तो विश्वास ने अचानक कहा, शुभांगी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनकर शुभांगी सन्न रह गई। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने गहरी सांस ली और बहुत शांत स्वर में कहा, विश्वास, तुम गलत समझ रहे हो। मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चे की मां हूं। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है और मैं उसके साथ खुश हूं। उसने आगे समझाया, तुम मेरे गांव के आसपास के हो, इसलिए मैं तुम्हें जानती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा सोचती हूं जैसा तुम सोचते हो। तुम समझदार हो, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, ये तुम्हें तकलीफ देगा। लेकिन शुभांगी के इतने साफ और शालीन शब्दों का भी विश्वास पर कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में जो मोह, जो आस और जो गलत फहमी बैठ चुकी थी, अब वो एक जिद में बदलने लगी थी। अब विश्वास को लेकर पूरी तरह पागलपन की हद तक जा चुका था। शुभांगी के इनकार के बाद भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब शुभांगी उसके सामने आई तो वो उसकी आंखों में देखते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज में पागलपन और बेबसी दोनों थी। वो बोला, शुभांगी, तुम नहीं समझती, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है। हर वक्त बस तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। उसने आगे कहा, तुम अपने पति और बच्चे को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे साथ रहो। बस इतना ही चाहिए मुझे। विश्वास के इन शब्दों ने शुभांगी का धैर्य तोड़ दिया।
अब वो उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां सहनशीलता खत्म हो जाती है। उसने सख्त लहजे में कहा, विश्वास, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम नहीं समझे। अब अगर तुमने फिर कभी ऐसी बातें की तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति प्रकाश से करूंगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी कर दूंगी। उसकी ये चेतावनी सुनकर विश्वास कुछ पल के लिए चुप रह गया। चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसके मन में अब भी वही जिद जल रही थी। कुछ दिनों तक वो सचमुच शांत दिखाई दिया। शुभांगी ने सोचा कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन असल में वो भीतर ही भीतर और ज्यादा खतरनाक सोच में डूब चुका था। एक दिन जब शुभांगी अपने काम पर जाने की तैयारी में थी तो विश्वास फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो पहले की तरह ही गिड़गिड़ाने लगा, शुभांगी, मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना जीना अब नामुमकिन है। शुभांगी ने इस बार गुस्से में भरकर उसे कड़ी बातें सुना दी और कहा कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। उसने उसी दिन विश्वास की सारी हरकतों की शिकायत अपने पति प्रकाश खटावकर से कर दी। जब शुभांगी ने अपने पति प्रकाश खटावकर को विश्वास की हरकतों के बारे में बताया तो प्रकाश ने सोचा कि बात अभी संभाली जा सकती है। उसने तय किया कि वो खुद विश्वास से बात करके मामला शांत कर देगा। अगले ही दिन प्रकाश उससे मिलने गया और शांत स्वर में कहा, विश्वास, देखो, जो कुछ तुम सोच रहे हो वो गलत है। शुभांगी एक शादीशुदा औरत है, उसकी एक फैमिली है। बेहतर होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। लेकिन विश्वास के भीतर जो पागलपन भर चुका था उसने अब समझदारी की जगह ले ली थी। उसने उल्टा प्रकाश को ही समझाना शुरू कर दिया। वो बोला, प्रकाश, तुम नहीं समझते, प्यार तो भगवान की तरह होता है। मैं शुभांगी से सच्चा प्यार करता हूं और सच्चे प्यार में गलत कुछ नहीं होता। यह सुनकर प्रकाश का धैर्य टूट गया। दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मामला बिगड़ने से पहले ही लोग बीच बचाव करने आ गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी विश्वास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब वो शुभांगी को लगातार पीछा कर परेशान करने लगा। कभी रास्ते में आकर खड़ा हो जाता, कभी अनजाने में उसके घर के आसपास घूमता रहता। जब ये सब शुभांगी के भाई को पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन उसने विश्वास को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। फिर उसने गुस्से में कहा, अगर तूने दोबारा मेरी बहन को परेशान किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह घटना विश्वास के दिल पर गहरी चोट छोड़ गई। अब उसके मन में सिर्फ बदला लेने की भावना रह गई थी। वो शुभांगी से नफरत करने लगा था और उसी नफरत ने उसके अंदर का हैवान जगा दिया। उसे शुभांगी के आने जाने का पूरा समय पता था। इसलिए 18 अक्टूबर 2016 की सुबह करीब 5 बजे वो केतन हाइट सोसाइटी के पास जाकर घात लगाकर खड़ा हो गया। सुबह की हल्की ठंडक और सन्नाटे के बीच सड़क लगभग खाली थी। कुछ ही देर में शुभांगी अपनी स्कूटी पर वहां पहुंची। अचानक विश्वास उसकी स्कूटी के सामने आकर खड़ा हो गया। शुभांगी ने ब्रेक मारा और गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? अगर अभी तुम्हें या मुझे चोट लग जाती तो? फिर उसने कड़े शब्दों में कहा, विश्वास, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर इस तरह सड़क पर आए तो कोई गंभीर हादसा हो सकता है। लेकिन विश्वास ने अपने चेहरे पर एक बेशर्म मुस्कान लाते हुए कहा, आशिक कभी मरने से नहीं डरते। वे अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुभांगी अब तक काफी कुछ सह चुकी थी। उस सुबह भी वो केवल अपने काम पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में खड़ा विश्वास उसका पीछा करते हुए फिर उसके सामने आ गया। जब उसने अपने प्यार का बेशर्म इजहार किया तो शुभांगी ने अब और समय बर्बाद न करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, मुझे काम पर जाना है, रास्ता छोड़ो। लेकिन विश्वास ने अड़ियल लहजे में पूछा, तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है शुभांगी? शुभांगी ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, हां, और याद रखना, तू मुझे इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक भी नहीं पा सकेगा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। यह सुनकर विश्वास का चेहरा तमतमा उठा। उसके भीतर की सारी इंसानियत जैसे पल भर में बुझ गई। उसने गहरी लंबी सांस ली और कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मेरी हो जा, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तूने कहा है कि मैं तुझे 7 जन्मों तक नहीं पा सकूंगा, तो ठीक है, मैं अब तेरा 7 जन्मों तक इंतजार करूंगा। यह कहते ही उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अचानक शुभांगी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। हर वार पिछले से गहरा था और कुछ ही क्षणों में शुभांगी जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोग चीख उठे, लेकिन विश्वास रुकने वाला नहीं था। वो तब तक वार करता रहा जब तक शुभांगी की सांसें थम नहीं गई। फिर उसने जल्दी से उसका मोबाइल उठाया, उसमें से दोनों सिम कार्ड निकाल लिए ताकि
पहचान छिपी रहे। इसके बाद वो उसी की स्कूटी लेकर भाग गया। कुछ घंटे बाद उसने वो स्कूटी पुणे रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की और ट्रेन पकड़कर कोल्हापुर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस की सघन जांच और विजय कुमार शिंद की मेहनत ने आखिरकार सच सामने ला दिया। पूछताछ के दौरान विश्वास ने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उसने शुभांगी से झूठ बोलकर नजदीकियां बढ़ाई, कैसे उसका प्यार जुनून में बदला, और आखिर कैसे उस जुनून ने उसे हत्यारा बना दिया। पूरी जांच के बाद इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद ने विश्वास कलेकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब सारे सबूत रखे गए, गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट और विश्वास का इकबालिया बयान, तो अदालत ने उसे दोषी करार दिया और जेल भेज दिया। इस दर्दनाक घटना का अंत इंसाफ के साथ हुआ, लेकिन उसने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ दी जो समाज के लिए गहरी सीख बन गई। शुभांगी खटावकर ने अपनी मर्यादा, आत्मसम्मान और परिवार के प्रति निष्ठा निभाते हुए आखिरी सांस तक गलत के आगे झुकने से इनकार किया। वही विश्वास कलेकर का अंधा प्रेम, जो धीरे धीरे जुनून और फिर हिंसा में बदल गया, ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वो खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। पुलिस की मेहनत और इंस्पेक्टर विजय कुमार शिंद की सूझबूझ ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया और शुभांगी को न्याय दिलाया। लेकिन यह घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्रेम कभी स्वामित्व या जबरदस्ती नहीं होता, वो सम्मान और सीमाओं को समझने से शुरू होता है। और शायद इसी के साथ शुभांगी की कहानी ये संदेश देकर समाप्त होती है कि औरत की ना का मतलब हमेशा नहीं होता है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारीक कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, ज्योति गलत थी, लेकिन उसकी हत्या करके अभय मुजरिम बन गया। मैम, हत्या किसी भी गलती का हल नहीं होती। अभय ने उसे मारकर खुद को अपराधी बना लिया। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, अंकिता के पिता की भविष्यवाणी सही निकली, इसलिए तो कहते हैं कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। मैम, सच कहा आपने। माँ बाप की बात कभी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सो सैड। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, जब मंजीत ने एफआईआर दर्ज कराई थी तो पुलिस को उसे थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पुलिस ने शुरू में ही मामला गंभीरता से लिया होता तो हालात कुछ और होते। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, शाहरुख जैसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, पुलिस को उसे पहले ही सख्त सजा देनी चाहिए थी। मैम, सही कहा आपने, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में डर बना रहे और दूसरे ऐसा करने की हिम्मत न करें। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, दिशा ने अपने अपाहिज पति की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया। कानून तो उसे सजा देगा ही, ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर सही कहा, किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है, ऊपर वाला सब देखता है। इंसान चाहे कितना भी छिपा ले, अंततः कर्मों का फल जरूर मिलता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इफ एवरीवन स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज ऑन ईच अदर बेस्ड ऑन सस्पिशन लाइक दिस, then the world will become a hell and will no longer be a place to live. Nahid Khan from New York. Ma'am, you're absolutely right. Revenge only creates more pain and chaos. It's better to seek understanding than to act on suspicion. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, आपकी आवाज को किसी को नजर न लगे। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक कुमार जी ने कमेंट किया है, यहां यह भी सोचने वाली बात है कि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के की मानसिकता इतनी घटिया और नीच कैसे हो सकती है, ये समझ से परे है। सर, सच में शिक्षा का स्तर बढ़ जाने से सोच का स्तर भी बढ़े, ये जरूरी नहीं होता। संस्कार और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी की सोच इतनी गिर सकती है तो डिग्री या परीक्षा की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीता थापा जी ने कमेंट किया है, माँ बाप भी उतने ही कसूरवार है जितना उसका पति। हमेशा एडजस्ट करो कहकर वे अपनी बेटी को धीरे धीरे मरने के लिए मजबूर कर देते हैं।
नार्सिसिस्ट इंसान से बचना बहुत जरूरी है। प्लीज माता पिता, अगर आपकी बेटी कहे कि जिंदगी गुजारना मुश्किल है तो उसे एडजस्ट करो मत कहिए, बल्कि उसे उस टॉक्सिक शादी से बाहर निकलने के लिए हौसला और साथ दीजिए। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। समाज में अक्सर एडजस्ट करो कहकर बेटियों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। माता पिता को समझना होगा कि उनकी चुप्पी भी एक तरह की सहमति होती है। हर बेटी को यह हक है कि वो इज्जत और सुकून से जी सके, किसी रिश्ते की कैदी बनकर नहीं। समय आ गया है कि हम एडजस्ट नहीं, बल्कि सेफ और रिस्पेक्टफुल लाइफ को प्राथमिकता दें। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेणु देवी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई, आप कैसे हैं? मैम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूं। आशा है आप भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन बानो जी ने कमेंट किया है, अगर उसने इस आवारा औरत को तलाक दे दिया होता तो आज जिंदा होता। मैम, अगर इतना आसान होता सब छोड़ देना तो शायद हालात ही अलग होते, मगर जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यश वर्मा जी ने कमेंट किया है, क्या हो गया है लोगों को, और मौसी भतीजा नहीं मौसी भंजा होते हैं। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, ये कहानी क्राइम पेट्रोल में भी आई है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू? सर, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू टुडे? सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अहमद अफजल जी ने कमेंट किया है, इन दोनों को सजाएं मौत दी जानी चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मंजूर अली जी ने कमेंट किया है, सही है जी, जो हो जाए वो कम है, ये दुनिया है, इसमें सब तरह के लोग हैं। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता सर, समीनाज जी, गणेश सौद जी, अलग जोत सिंह जी, सत्यनारायण लहरे जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, ओलिवर मचाड़ो जी, सनी भंडारी जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, आशु लस्कर जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।